हेलो दोस्तों, इतिहास की क्लास स्टार्ट हो गई है और इसमें हम 350 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप बिल्कुल जाइएगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से इसको छांट के किया है और मैंने मैक्सिमम देखा है कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में यही आता है। देखिए, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट लेवल अध्यापक की योग्यता के लिए हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखिए इन्हीं में से आते हैं। आप बने रहिएगा और इतना तो पक्का है कि 80 से 90% इस 350 क्वेश्चंस में फंस जाएगा आपका, अगर वो इतिहास से है तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शनल क्लासेस हम फ्री में देते हैं। ठीक है, जितने भी ऑप्शनल क्लासेस होती हैं तो वो सब फ्री में रहती हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? चंपारण। ठीक है, चंपारण में स्टार्ट किए थे। ठीक, और चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के। किसके? राष्ट्रकूट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, इसका किसने वध किया था इनका? सिख गुरु अर्जुन देव का। याद रखिएगा, जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर। ठीक, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी देखिए किसके द्वारा प्रवर्तन, इसका किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लीमेंट इटली। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ठीक, तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तयबजी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? देखिए किसके शासनकाल, निर्माण की बात कर रहा है, किसके शासनकाल में रेलवे लाइन, पहली रेलवे लाइन निर्मित हुई? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो बहुत फेमस है ये, अक्सर पूछते हैं किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, तो मौर्य वंश। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। याद रखिएगा, कौन था? श्री गुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक। अगला देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, अमरकोट। अमरकोट में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर किसने लगाया? तो सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने भाई साहब ने सिंचाई पर भी कर लगा दिया था, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो ये आप जानते होंगे, शाहजहाँ के बहुत फेमस है, क्या है नाम? खुर्रम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए हो गया, खुर्रम। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बने रहिएगा, देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस है। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो चौथा सत्य क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहला उपदेश बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तीर्थकर देखिए कितने थे? टोटल 24 थे। याद रखिएगा। 5 सत्यों में जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया था? देखिए 5 सत्य, पहली बात तो इस क्वेश्चन से एक और चीज़ पॉइंट निकल के आती, जैन धर्म में कितने? 5 सत्य थे। और 5 सत्यों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया,
अहिंसा, यानी याद रखिएगा गांधी जी, है ना। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो कौन थे ये साहब? सिकंदर लोदी जी। ठीक। देखिए, खालसा की स्थापना किसने की? ये खालसा की स्थापना किसने की, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, खालसा की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला देखिए क्वेश्चन, सितार का आविष्कारक, सितार का आविष्कारक, ये आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जी हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक। भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष किसे कहा जाता है साहब? किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। और ये जो सरदार, जो इनकी उपाधि है, ये महिलाओं द्वारा दी गई थी इनको। ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? कौन थे? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी थे, याद रखिएगा। अनेकांतवाद किस धर्म में है? तो ये याद रखिएगा, ये है जैन धर्म में। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। और बने रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभी, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो 26, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। याद रखिएगा, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देखिए, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? सभी जानते हैं, हैदर अली। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक। और चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना। मैक्सिमम आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने। कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए, साइमन कमीशन का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइट कमीशन। वाइट कमीशन क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज यानी गोरे थे, है ना, इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी कहा गया था। ठीक। आगे देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने, देखिए, नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? देखिए, यूनानी राजदूत कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो कौन था? मेगास्थनीज। आप देखें तो मेगास्थनीज नाम सुने होंगे, मेगास्थनीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो किसने किया था रामायण का अनुवाद? देखिए, रामायण किसमें? फारसी में। तो फारसी में किसने अनुवाद किया था? बादायूनी। ये ऑप्शन नंबर बी, बादायूनी। ठीक। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? किसने स्वीकार किया था? डिसरेली। देखिए, क्या हुआ था, जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो जो ब्रिटिश वाले जो लोग थे, जितने थे ब्रिटिश व्यक्ति, तो वो ज़्यादातर क्या बोल रहे थे कि ये सिपाही विद्रोह है। क्योंकि देखिए, सिपाही से शुरुआत हुई थी इसकी, तो लोग सिपाही विद्रोह बोल रहे थे। लेकिन ब्रिटिश, ये डिसरेली जो थे, ये प्रथम ऐसे ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये सिपाही नहीं है, पूरे राष्ट्रीय विद्रोह था वहाँ का। ठीक है, अपने भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक। तो याद रखिएगा, कौन थे ये? डिसरेली। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? देखिए, चित्रकारी के शौकीन कौन थे यहाँ पे? जहांगीर। याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की बात कर रहा है, तो 1909। ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन, वेन सॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था?
तो वेन सॉन्ग की बात कर रहा है तो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। देखिए हास्य है वो भी हर्षवर्धन, याद रखिएगा, ठीक है। वापस वेदों की ओर, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? तो याद रखिए वापस वेदों की ओर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये 30, क्वेश्चन नंबर 38 जो है तो इसका आंसर क्या है? आगा खान। किसने की थी? आगा खान ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद होगा बाबर, ठीक है, पहले मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना, बाबर थे, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो किस काल के हैं आप शायद ना जानते हो। क्वेश्चन नंबर 40 कौन है ये? चंदेल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल काल के, ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये तो सब लोग आंख बंद कर देंगे, 1761, ठीक, ये सही है। अगला देखते 42, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए बहुत मतलब सोचने वाली बात है, तो याद रखिएगी 1853 है, ठीक है। 1853, 1857 की जो क्रांति थी ना, उससे पहले ही रेल लाइन का प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो मंगल पांडे को देखिए बना लिए थे। किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो मंगल पांडे को बना तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, ये देखिए जो लास्ट ऑप्शन है कुंवर सिंह, इसको अंग्रेजों ने बंदी नहीं बनाया था। यही एक ऐसे थे, ठीक। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 कौन थे? ये देखिए सी राजगोपालाचारी, ठीक, सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 45, अभिनव भारत, क्वेश्चन नंबर 45, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंदी में लिखी गई साहब, अपने हिंदी में लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। और देखिए स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। देखिए खालसा, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। और लेकिन अगर स्वर्ण मंदिर बनवाने की बात होती है तो किसने बनवाया था साहब? गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए कुछ 48, दीन ए इलाही, जैसा कि आप लोग पिछली किसी क्वेश्चन में अभी देखे थे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। और अकबर के द्वारा देखिए ये शासनकाल ये कब का है? अब यहाँ पे समय पूछ लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? समय पूछ लिया गया है, तो 1582 ये है समय, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जगह ये पूछा जाता है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडको, मुंडको निषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम यवन द्वारा। किसके द्वारा? देखिए सोने के सिक्के की बात कर रहा है, तो सबसे पहले किसके द्वारा? यवन द्वारा, याद रखिएगा। और सबसे पहले इसमें सिक्कों में लिखाई जो होती है तो वो भी यवन द्वारा ही किया गया। देखिए आगे क्वेश्चन मैंने डाला होगा इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए 51 क्वेश्चन, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर भी देखिए दिख रहा है, क्या है? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ का? चित्तौड़ की बात हो रही है, कीर्ति स्तंभ, ठीक है, महाराणा कुंभा। देखिए 52 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, तो इसके अध्यक्षता किसने की थी? देखिए लाहौर की बात हो रहा है, लाहौर अधिवेशन, तो इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, आत्मकथा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है, और प्रागैतिहासिक काल में देखिए प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, मतलब जिसका कोई साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका कोई लिखित लिखित साक्ष्य नहीं है, बहुत पहले की बात है ना। तो उस समय क्या था? सिर्फ पत्थर यानी पाषाण। ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक। तो 56 देखिए, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? देखिए सबसे पहले लोग पेट भरने के लिए अपने क्या करते थे? शिकार, शिकार करते थे। तो क्या है सबसे प्रथम अवस्था? देखिए शिकार अवस्था ही हुई। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला देखते हैं 57, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? देखिए प्रागैतिहासिक काल बहुत पहले का काल, जहाँ कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो उस समय केवल क्या था? पत्थर था। ठीक, तो पत्थर के हथियार भी बनाए जाते थे। और 58 नंबर देखिए, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो किस पशु को पालतू बनाया? याद रखिए कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो में थोड़ा जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नीचे साइड ये देखिए रेड बटन होगा। ठीक, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 59, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो ये याद रखिएगा, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में सर्वप्रथम मानव ने आग का प्रयोग किया। देखिए कृषि कार्य की बात कर रहा है, मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य किस युग में किया? तो ये भी नवपाषाण ही होगा इसका भी आंसर। ठीक है, नवपाषाण में क्या क्या? देखिए आग का प्रयोग, कृषि कार्य, दो चीज़ें याद रखिएगा नवपाषाण युग में, आग का प्रयोग और कृषि कार्य। ठीक, अब उसके बाद 61 की यहाँ पे बात आ रही है। 61 देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तांबा का। ठीक है, सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? देखिए धातु की वहाँ बात हो रही थी, धातु में तांबा, और सर्वप्रथम फसल की बात हो रही है, तो क्या था? जौ था। न गेहूँ, न चावल, न कपास, ये देखिए तीनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जौ है। सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ का। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नवपाषाण युग में चावल की खेती की बात करता है, तो इसका साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य देखिए कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका होगा कांस्य, कांस्य काल की सभ्यता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1921, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1921 में सर्वप्रथम खुदाई हुई। ठीक है, देखिए निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन सही है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। ठीक, अब मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पे खोजने का श्रेय किसे है? तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे? राखाल दास बनर्जी, ये याद रखिएगा। किसका श्रेय है? टीले को खोजने का श्रेय राखाल दास बनर्जी। देखिए 68 देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी कहाँ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, बड़े बड़े स्नानागार मिलते थे। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए 69, हड़प्पा, रावी। देखिए हड़प्पा में रावी नदी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी बिल्कुल सही है, कालीबंगा में घग्गर नदी बिल्कुल सही है। देखिए ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तीनों से। ठीक, तो याद रखिएगा हड़प्पा में कौन सी है? रावी नदी, मोहनजोदड़ो में क्या है? सिंधु, कालीबंगा में घग्गर। देखिए लोथल जो है ना, लोथल में सतलज नहीं है, ये गलत है। ठीक, यानी कि सुमेलित नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सतलज नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो देखिए 70 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से प्राप्त होता है साहब? लोथल से। ठीक, और बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। 100 तक ये क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में फिर 100 उठाएंगे और 350 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, कितना करेंगे? 350 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अच्छे से छांट रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऊपर का कहीं कुछ भी नहीं देगा। मैं पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन हर एग्ज़ाम में कम से कम 80 से 90% ये फंस जाएगा अगर हिस्ट्री का है तो। ठीक है, देखिए, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 71, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा। देखिए, उस समय बहुत प्राचीन सभ्यता जो थी ना, तो उस समय लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो लोहा की खोज उस समय नहीं हुई थी, तो इसका प्रयोग नहीं करते थे। ठीक, अब देखिए 72, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति? देखिए, कांस्य नर्तकी की मूर्ति है ना, नर्तकी यानी जो डांस वगैरह करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, उनका कहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक, ये याद रखिएगा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से है? तो ये किसका है? खारवेल से है। ठीक है, खारवेल से, याद रखिएगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, अब प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसका किससे संबंध है? तो इसका प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने किया था? देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख मैंने आपको बताया था कि अभी सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यवन शासकों ने, और सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख भी उन्हीं द्वारा किया गया था, यवन शासकों द्वारा। तो याद रखिएगा, यवन शासक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्कों की दृष्टि से। ठीक, और देखिए क्वेश्चन नंबर 77, गारतावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक, तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुद्ध होम कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक, याद रखिएगा। अगला, आगे चलते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक, जूते हुए साक्ष्य, देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक, अगला देते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, हमने आपको बताया था पिछले उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आज भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? जो आज आए थे सबसे पहले कहाँ बसे? तो याद रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। देखिए, आज सबसे पहले। ठीक है, अब ये देखिए 81, ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो सब सर्वाधिक ऋचाएँ किसके लिए लिखी गई थी ऋग्वेद काल में? इंद्र के लिए। तो इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, याद रखिएगा, इंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वेद में उल्लिखित क्या है? नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? देखिए, वैसे हम लोग किसको मानते हैं? गंगा नदी को मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद के हिसाब से सरस्वती। ऋग्वेद के हिसाब से कौन सी नदी है? सरस्वती। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की करते थे। देखिए, तभी हम बोलते हैं कि ऋग्वेद वगैरह बहुत बहुत अच्छी चीज़ें थी ऋग्वेद में। ठीक है, देखिए उस समय अगर प्रकृति की पूजा होती थी तो प्रकृति की रक्षा भी होती होगी, है ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे देखते हैं 84, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, शूद्र। सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अब गायत्री मंत्र की बात कर रहा है, किस में मिलता है? ऋग्वेद में ही मिल गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत। ठीक, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। वेद की बात कर रहा है, प्राचीनतम वेद तो क्या है? ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद अगर पूछे तो कौन सा है? अथर्ववेद, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। याद रखिएगा, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है इसकी रचना। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय, लेन देन। देखिए किसी चीज़ का लेन देन है तो हम लोग क्या करते हैं? पैसे से। इस समय क्या है? रुपया है हमारे यहाँ। लेकिन उस समय क्या था? उस समय क्या था? गाय। ठीक, गाय। तो गाय के रूप में मतलब विनिमय होता था वस्तुओं का। ठीक, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा, सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा इसका? सभा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो सभा थी। अब देखिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 91। देखिए यहाँ पे कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो नदियों के प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम। तो वितस्ता, वितस्ता जो है ये झेलम, जो अभी झेलम बिल्कुल सही है। वितस्ता पहले नदी का नाम था, अब झेलम है। विपाशा नदी का नाम अब व्यास हो गया। ठीक, परुषणी नदी का नाम रावी हो गया, ये भी सही है। और ये कुंभा का सूत्र, ये गलत है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों लेकिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वितस्ता क्या है? झेलम हो गया। विपाशा व्यास है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में सब महत्वपूर्ण देवता आ जाते हैं प्रजापति। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? देखिए ये बाद का है ना, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है तो ये बाद का काल है। तो इसमें क्या है, क्या आ गया था? लोहा। लोहा की खोज इसमें हुई थी, उन सब में लोहा नहीं था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चल। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। देखिए इससे पहले भी हमने आपको बता दिया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 95, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो याद रखिएगा, संगीत की अगर बात हो रही है तो संगीत की बात हो रही है तो वो सामवेद का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, इन्हें अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा जो चीज़ अगर भूल रही हो तो। और देखिए अगले अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अभी सिर्फ 95 क्वेश्चन हुए हैं और मुझे पूरे ये 350 कराने हैं, तो 2-3 लेक्चर में पूरा करा दूंगा। ठीक है, और ये यकीन मानिए कि 90% क्वेश्चंस जैसे ग्रुप सी वाले जो भी, जैसे लेखपाल, एसआई वगैरह जितने एग्ज़ाम होते हैं सीटेट वगैरह के, तो 90% क्वेश्चन देखिए फंस जाएगा इससे। हिस्ट्री किसी पर भी हम बात कर रहे हैं, और ये जो चैनल है तो इसमें हम सभी जितने भी सैम्पल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डालते हैं फ्री में एकदम अच्छे से छांट के। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। इस चैनल को प्लीज़, वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।